हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमस्ते वर्ल्ड। तो दोस्तों देखिए, जो हमने पहला वीडियो बनाया था जिसमें हमने कवर किया था मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और जब आप ये दो डॉक्यूमेंट दे देते हैं अपने एम्प्लॉयर को तो आपको वर्क परमिट और NX 46 मिलता है। उसके ऊपर पूरा एक पहला डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ पे जाके इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कहीं पे भी आपको डाउट है, किसी भी तरीके की समस्या आ रही है इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप ये हमारे उस वीडियो से ले सकते हो। उस वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे मैंने अभी ऊपर आप देख सकते हैं, आपके ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हो और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये आपको सीधे वीडियो के पार्ट नंबर 1 पे ले जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें कवर करी हुई हैं। और आज जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये पार्ट 2 वीडियो है, उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने एक यहाँ पे बॉक्स है। इस बॉक्स में मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है और आपके पास ये पूरा, अगर आप प्रोसेस फॉलो करेंगे, बहुत इजीली आपको बेल्जियम का वीज़ा मिल जाएगा। तो ये 5 या 6 स्टेप्स हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा आज कवर करने वाला हूँ। और उसमें आपको मैं सिर्फ ये बताने नहीं वाला हूँ कि आपको सिर्फ इसमें से बस ये प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस, मैं आपको सब सारी चीज़ें इसमें करके दिखाऊंगा कि आपको कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भरना है, VFS का सेंटर कैसे लेते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे बुक किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी कैसे पे करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस कैसे लेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने इस वीडियो को बहुत सिंपल करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे है छोटे छोटे जो आप यहाँ पे, और सबसे चीज़ें आपको मैं ये बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब के लिंक इस PDF में दिए हुए हैं। तो आप ये PDF हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये PDF चाहिए, आप वो PDF वहाँ से मांग सकते हो, या हमारी ईमेल आईडी है namasteworldofficial@gmail.com, आप उस पर ईमेल करके भी हमसे ये PDF ले सकते हो। तो इस PDF में ये बहुत सिंपल है। इस PDF में सिर्फ लिंक दिए हुए हैं, आपको लिंक पे जाना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपको अपना वीज़ा बहुत ईजिली आप प्रोसेस कर सकते हो और आपको बहुत जल्दी आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो अब देखिए, इसमें जो पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं इनको हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके आपको बताते हैं सारे कि कौन कौन से हम लोग को पॉइंट्स कवर करने हैं और क्या क्या चीज़ हमें इस वीज़ा के प्रोसेस में करनी है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे नंबर 1, वो है वीज़ा। अब ये देखिए, मैं एक और सिंपल इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने इसको 5-6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरीज यानी कि जो वो स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला है, आपको एक ऑनलाइन वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। दूसरा है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपोस्टाइल कराना है। ये डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल मैं आपसे कहूँगा, सजेस्ट करूँगा आप जितना जल्दी करा लें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से आपका वीज़ा डिले नहीं होना चाहिए। ये डिले कैसे होता है मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे करनी होती है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी और रेडिवेंस फ़ी, ये पे करनी होती है। ये सिर्फ आपको पे करनी होती है इन केस ऑफ स्पाउस या फिर डिपेंडेंट के केस में, लॉन्ग टर्म के लिए जो भी आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लॉन्ग टर्म वीज़ा यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। और फिर एक ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है और उस ट्रैवल इंश्योरेंस का आपको कॉपी लेके वहाँ पे जानी है और आपको वीज़ा फ़ी वहाँ पे सबमिट करनी है जब आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके VFS सेंटर पे जाते हो। और आपको फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग के भी प्रिंट आउट्स लेके जाने होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो फ़्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग में ही होता है, तो वो मैं आपको अभी इसमें सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बता दूंगा। तो देखिए, जो सबसे पहली पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है, सबसे पहला पॉइंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली एक visa-on-web.diplomaty.be पे ले जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको वहीं पे लेके चलते हैं। तो देखिए, ये मेरा क्रोम ब्राउज़र है, मैं क्रोम ब्राउज़र पे सारी चीज़ें इस पर यूज़ करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि आपको वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करनी है। तो कहाँ से फिल करेंगे आप? तो ये बस यहाँ पे मेरे पास बुकमार्क बना हुआ है, ये आप यहाँ जितने भी ये लिंक दिए हुए हैं आप इस पर क्लिक करोगे, आपको ये डायरेक्ट सब उसी पे लिंक पे ले जाएगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, मेरा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ईमेल आईडी बनाई हुई है। आपने अगर नहीं बनाई है तो आपको नॉट रजिस्टर्ड येट में जाना है और इस पर सिर्फ आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम और अपना पासवर्ड डाल के इसको सेट करना है और अपनी ईमेल आईडी डाल के, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैं अपनी डिटेल्स यहाँ पे डाल देता हूँ और चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद अब देखिए, यहाँ पे आपको 3-4 इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं क्या क्या करना है हम लोगों को। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है
कंप्लीट एंड प्रिंट योर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसकी बात मैं यहाँ आपसे इस PDF में कर रहा हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस पर क्लिक करना है। वीज़ा टाइप आपका है लॉन्ग स्टे। तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो भी लॉन्ग टर्म के लिए बेल्जियम आने वाले हैं, या तो वो खुद आने वाले हैं या फिर उनके डिपेंडेंट कोई भी जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं वो आने वाले हैं, स्पाउस, कोई भी जो भी आपसे रिलेटेड जितने भी रिलेटिव्स वगैरह कोई भी आना चाहता है ये इन वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको GDPR से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, बस आपको इस पर क्लिक करना है और ये इसके बाद एक्सेप्ट करना है और अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद देखिए आपका एक वीज़ा एप्लीकेशन का ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक ये इंटरनेट नंबर दिया होता है और ये वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आप देख रहे हैं ये अभी अवेलेबल नहीं है। ये जब आप वहाँ पे जाके सबमिट करते हैं आप VFS सेंटर में जाके, उसके बाद आपको वीज़ा का एप्लीकेशन नंबर मिलता है और तब तक ये अभी अवेलेबल नहीं होता है। तब तक के लिए उसमें आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए नाम, सरनेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, ये हर कोई भर लेता है। बट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको सिर्फ उसमें वो बताता हूँ जिसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 23, मेन पर्पस ऑफ द जर्नी। तो आपने वीज़ा टाइप सेलेक्ट किया था लॉन्ग स्टे। अब सपोज करिए अगर ये आप अपने लिए एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास वर्क परमिट है, जिनको जॉब ऑफर हुआ है, ठीक, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है बिजनेस ट्रेवल। ओके, और बिजनेस ट्रेवल के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है सैलरीड वर्क। अगर आपको किसी एम्प्लॉयर ने जॉब ऑफर दिया हुआ है, आपके पास वर्क परमिट है, आप एक एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड की तरह जा रहे हो, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फिल करनी है। तो 2 ये हो गए। और एक नंबर आता है, एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड। हमेशा इसमें आप मल्टीपल सेलेक्ट करिएगा जब भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि मल्टीपल सेलेक्ट करने में क्या होता है कि सपोज करिए आपको 6 महीने का वीज़ा मिला या 1 साल का वीज़ा मिला, तो ये जो मल्टीपल आप सेलेक्ट करते हैं, यानी कि उस 6 मंथ्स या 1 ईयर के पीरियड में आप मल्टीपल टाइम्स ट्रेवल कर सकते हो फ्रॉम इंडिया टू बेल्जियम, फ्रॉम बेल्जियम टू इंडिया। तो उस बीच में आपको ये है कि कभी दोबारा वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड 1 भर दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए याद रखिएगा, तो आपको फिर दोबारा से वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा एंट्रीज को रिक्वेस्ट करिएगा मल्टीपल। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे और ट्रांजिट नंबर ऑफ डेज, ये बेसिकली जो फर्स्ट टाइम होता है ये 365 डेज़ का होता है। आपको यहाँ पे 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर आप इतना ही फिल कर सकते हो, इससे ज़्यादा यहाँ अलाउ नहीं करता है आपको। और लेकिन जब आप ये सबमिट करके VFS में जाओगे तो वहाँ पे जो आपका वर्क परमिट है उसमें जितनी वैलिडिटी होती है उसके हिसाब से आपको वीज़ा वगैरह ये लोग अलाउ कर देते हैं। तो सपोज़ कुछ केस में किसी को 3 मंथ्स मिलता है, किसी को 6 मंथ्स मिलता है, किसी को 1 ईयर मिलता है। तो वो डिपेंड करता है आपकी कैसी कंडीशन, आपकी कैसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे आपको बेल्जियम कॉन्सुलेट, बेल्जियम एम्बेसी आपको वीज़ा इशू कर देती है। बट ये मैक्सिमम जो आपको नंबर ऑफ डेज़ है ये सिर्फ 365 डेज़ ही सेलेक्ट करने देगा, इससे ज़्यादा आपको सेलेक्ट नहीं करने देगा, चाहे आपका वर्क परमिट 3 साल का हो या 5 साल का हो। ठीक है, तो ये तो केस हो गया आपका। अब सपोज करिए आपके फैमिली मेम्बर से कोई जा रहा है या स्पाउस अगर कोई भी जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑप्शन फैमिली ट्रेवल। और फैमिली ट्रेवल के बाद यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये है ऑप्शन फैमिली रीयूनिफिकेशन विद अ फॉरनर स्टेइंग फॉर अ लिमिटेड पीरियड, आर्टिकल 10 BIS। हमेशा आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है अगर आपके फैमिली से कोई फैमिली मेम्बर, डिपेंडेंट, स्पाउस, रिलेटिव्स कोई भी अगर आपसे यहाँ पे ट्रैवल करना चाहता है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा स्पाउस, लीगल पार्टनर, माइनर चाइल्ड ऑफ अ फॉरनर लीगली रिसाइडिंग और ऑथराइज टू लीगली रिसाइड इन बेल्जियम फॉर अ लिमिटेड पीरियड, ये हु विशेस टू अकम्पनी टू ज्वाइन दिस फॉरनर। तो ये उनके लिए है जो भी आपके मतलब फैमिली ट्रैवल में आपके स्पाउस, लीगल पार्टनर्स जो भी हैं उन सब के लिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, मल्टीपल सेलेक्ट करना होगा, सेव करना होगा। जब सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद यहाँ से आप इसका एक PDF जनरेट होगा, उस PDF की आप कॉपी निकाल के उसके 2 सेट आपको तैयार करने होंगे और वो 2 सेट लेके जाने होंगे। तो 2 सेट आपका, आपके डिपेंडेंट का नहीं है, हर किसी पर्टिकुलर पर्सन का, मतलब सपोज इंडिविजुअल के एटलीस्ट 2 सेट आपको रेडी करके ले जाने हैं। तो नंबर 1 आपका ये रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब दूसरा इसके बाद आता है
डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल। ठीक, तो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट हैं जो अपोस्टाइल कराने होते हैं। नंबर 1 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, नंबर 2 मैरिज सर्टिफिकेट, नंबर 3 बर्थ सर्टिफिकेट। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पाउस के केस में। ठीक है, तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये आपको लीगलाइज कराने पड़ते हैं। और लीगलाइज कराने पड़ते हैं, बेसिकली अपोस्टाइल कराने पड़ते हैं, और ये कराने पड़ते हैं कहाँ से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। तो ये कैसे होगा? तो देखिए, अब सपोज करिए मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सिटी है बेंगलोर। तो बेंगलोर में आपको कैसे करना है? आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको सर्च करना है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल बेंगलोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ये ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। ये सारी एजेंसीज हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करती हैं, और आपको क्या करना होता है, आपको इन एजेंसी के पास जाना है। तो 3-4 इसमें भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। नंबर 1, एजेंसी की गूगल पे रेटिंग देख लीजिएगा, एजेंसी से फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, एजेंसी का ऑफिस देख लीजिएगा, ऑफिस जाके ही आप डॉक्यूमेंट देंगे, और एजेंसी की वेबसाइट देख लीजिएगा। बस ये देख लीजिएगा कि वो एजेंसी लीगल है, फ्रॉड तो नहीं है, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। उसकी रेटिंग्स, रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लीजिएगा गूगल पे। तो आप इनके पास, एजेंसी के पास जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। वो आपको एक रिसिप्ट देंगे, उस रिसिप्ट में प्रॉपर मेंशन होगा कि मैंने आपसे सपोज करिए बर्थ सर्टिफिकेट लिया है, तो बर्थ सर्टिफिकेट की आपको एक कॉपी प्रोवाइड करा देंगे कि यू हैव सबमिटेड योर ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी टू दिस पर्टिकुलर एजेंसी। ओके, और फिर उसके बाद आपको अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है जो फीस देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करी थी, डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कराए थे, वो पुणे में कराया था। तो पुणे में बहुत सारे एजेंसी ऐसे थे जिन्होंने मुझे 7,000 8,000 भी रेट बताया, 9,000 रेट बताया, किसी ने 5,000 रेट बताया। बट मैंने बहुत बार्गेन किया, तो मुझे एक फाइनली एक एजेंसी मिली जिसने मुझसे सिर्फ 2,000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज किया था। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे बार्गेन कर लेते हैं। बट ये एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 2,000 से स्टार्ट होता है रेट इन सिटीज़ में, और ये जाने के ऊपर आपसे 7,000 8,000 9,000 भी ले सकते हैं। बट आप बेटर है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनको बार्गेन कर लेते हैं। तो जब आप उनको, सपोज आपने फीस दे दी, आपने रिसिप्ट हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, आपको विद इन 1 वीक और 2 वीक, डिपेंड करता है अगेन एजेंसी के ऊपर कितनी जल्दी आपको डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं। तो आपको सपोज करिए, मैं मानता हूँ जैसे आपको डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए हैं, तो अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट फिर से आता है। तो एक आपने ले लिया, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको कॉपी रखनी है, प्लस ओरिजिनल कॉपी भी रखनी है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका रेडी हो गया। नंबर 2, आपका डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग आएंगे, एक होता है पे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेडेवेंस फ़ी। तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे रेडेवेंस फ़ी, तो गूगल पे आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो गूगल पे आपको जो सर्च करना है, वो सर्च करना है एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी बेल्जियम वीज़ा। ठीक है, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे ये लिंक ओपन हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आप हमारे PDF पे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेडेवेंस फ़ी, आप देखिए वही लिंक ओपन हुआ है जो लिंक मैंने वहाँ पे ओपन किया है। ठीक है, dofi.ibg.be। तो यहाँ पे आप जाएंगे और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखिए आएगा अमाउंट ऑफ द फ़ी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिए। तो अमाउंट ऑफ द फ़ी आपके केस में कौन सा आएगा? वो आएगा 198 यूरो। ठीक है, और 198 यूरो के साथ इसमें आएगा कार्ड A&H फॉर लिमिटेड नंबर, यस, एप्लीकेशन फॉर अ रेजिडेंस परमिट फॉर मोर देन 90 days फॉर द फैमिली मेम्बर्स ऑफ अ फॉरेनर ऑथराइज्ड टू स्टे इन बेल्जियम फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, आर्टिकल 10 BIS। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी में आते हो, यानी कि आपको 198 यूरो फीस भरनी पड़ेगी। मैंने जब ये पे करी थी इन केस ऑफ स्पाउस, तो ये फीस थी 181 यूरो, अभी ये 198 यूरो हो गई है। तो ये आपको अपने इंडियन बैंक से, यहाँ का एक बैंक है, तो अब देखिए ये फ़ीस हो गई आपके पास। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन आता है इसमें बैंक डिटेल्स, पेमेंट ऑफ द फ़ी। ठीक है, पेमेंट ऑफ द फ़ी, तो ये है बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे बेल्जियम कॉन्सुलेट का ये नंबर है, बेसिकली FPS होम अफेयर्स। ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिस का उनका अकाउंट नंबर है। यहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी है, और हमेशा याद रखिएगा ये फ़ीस जो है ये मस्ट बी पेड इन यूरो।
यूरो में होनी चाहिए, आपको इंडियन रुपीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। मतलब आपको अपने हिसाब से ये 198 यूरो कैलकुलेट करके आपने आज का डेट चेक किया, यूरो इतना चल रहा है और आपने इतना ट्रांसफ़र कर दिया इन इंडियन रुपीज़, वो आपको नहीं करना है क्योंकि दे ओनली एक्सेप्ट करेंसी इन यूरो। तो आपको 198 यूरो पे करना है। तो अब आप 198 यूरो कैसे पे करोगे? तो जब भी आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करने जाओगे तो आपका बैंक आपको ये ऑप्शन देता है। मैं आपको अभी 2-3 स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। बैंक आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको किस करेंसी में अमाउंट पे करना है, तो आप वहाँ पे यूरो सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में मेरा बैंक HDFC बैंक था, तो मैंने वहाँ पे यूरो सेलेक्ट करके उस टाइम पे ये फ़ीस पे करी थी 181 यूरो। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, मैंने 181 यूरो ये पे किया हुआ है और ये वही बैंक अकाउंट है लास्ट में 9235, जिस बैंक अकाउंट की मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, जो आप सबके स्क्रीन पे ये देखिए ये वाला बैंक अकाउंट है। ठीक है, मैंने इसी बैंक अकाउंट पे किया था और ये है 181 यूरो। उसको बाद में उसने इंडियन करेंसी में कुछ चार्जेस जो भी कन्वर्ट करके जो चार्जेस आए वो उसने ट्रांसफ़र किया है। बट ये करेंसी देखिए याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे EUR यानी कि यूरो में मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए करेंसी ये EUR में मेंशन है। तो ये इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जब आप कर रहे होगे वहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे आप बहुत इजीली इंटरनेशनल पेमेंट यहाँ पे इस बैंक अकाउंट में कर सकते हो। अब बैंक अकाउंट में करने के बाद आपको उनका प्रूफ देना होता है। तो आपको प्रूफ में एक ये स्क्रीनशॉट यानी कि आपने जो ट्रांसफ़र किया है इसका स्क्रीनशॉट प्लस बैंक का स्टेटमेंट देना होता है। तो बैंक का स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने 181 यूरो पे किया था जिस टाइम पे उसकी फ़ीस थी 88.46 और इतना अमाउंट था। उसके अलावा बैंक ने कुछ SGST CGST कुछ चार्जेस लिए हैं, 545 ऐसे करके कुछ बैंक ने अपने चार्जेस लगाए हैं। तो ये पूरा अमाउंट वहाँ पे जो भी जाएगा वो 181 यूरो जाएगा, बाकी कुछ बैंक के अपने चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपको ये बैंक स्टेटमेंट और आपको वो जो मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया ये 2 स्क्रीनशॉट वहाँ पे प्रोवाइड कराने होते हैं। तो अब ये रेडिवेंस फ़ी देखिए क्या होती है, क्यों सबसे इंपॉर्टेंट है ये। इन केस ऑफ योर डिपेंडेंट आपको, इन केस ऑफ योर स्पाउस आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है बेल्जियम कॉन्सुलेट के लिए। ये वीज़ा फ़ी से एकदम डिफरेंट है। वीज़ा फ़ी जो आपको पे करनी है वो अलग होती है और ये 198 यूरो आपके केस में एकदम अलग है। ये एक कॉन्सुलेट को आपको देनी होती है हर किसी के लिए जो भी एज अ डिपेंडेंट ट्रैवल कर रहा है। तो देखिए मेरे पास एक ईमेल आया था, मेरा डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से। We would like to inform you that your application for Belgium visa is on hold. Please find attached the scanned copy of the letter received from the Consulate General of Belgium, okay, for your kind perusal. तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सब्जेक्ट है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीट। क्यों? क्योंकि मुझे तब ये नहीं पता था कि एक पेमेंट ऑफ रेडिवेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी भी सबमिट करनी होती है, क्योंकि इसकी कहीं पे भी प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उस वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं। तो ये प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ रेडिवेंस यानी कि जब मैंने सबमिट कर दिया था, सबमिट करने के बाद मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया था और मैंने ये बैंक स्टेटमेंट दे दिया था और फिर उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करी थी। तो इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए 2 वीक के टाइम के लिए मेरा वीज़ा होल्ड पे चला गया था। मेरा मतलब स्पाउस का वीज़ा होल्ड पे चला गया था, यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा वो होल्ड पे चला गया था। तो इस होल्ड से बचने के लिए आप ये सारे काम पहले से करके लेके जाइएगा। इसके बाद देखिए एक दूसरा ऑप्शन आता है, मेरा वीज़ा दोबारा फिर होल्ड पे चला गया था। तो यहाँ पे क्या था, अब देखिए इस बार फिर से मांगा गया है वी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ नॉट कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्यों नहीं कंप्लीट था। कॉपी ऑफ स्पाउस एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बेल्जियम मेंशनिंग हिज मंथली नेट इनकम एंड वर्क रेजिम और लेटर बाय द बेल्जियन एम्प्लॉयर स्टेटिंग दिस इन्फो। तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रोवाइड कराया था इन केस ऑफ डिपेंडेंट, इन केस ऑफ स्पाउस, मतलब जब स्पाउस का वीज़ा फाइल कर रहे थे तो मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराया था। इस वजह से भी वीज़ा मेरा डिले हो गया था 2 वीक के लिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा रेडिवेंस फ़ी और आपको स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे प्रोवाइड कराना होता है अगर आप एज अ डिपेंडेंट ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। तो आ जाते हैं एक बार फिर से अपने PDF की तरफ। यहाँ पे देखते हैं तो हमने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया है, हमने डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल कर लिए हैं, हमने पे एडमिनिस्ट्रेटिव और रेडिवेंस फ़ी भी कर दी है, पे कर दी है। इसका हमने डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले लिया है और इसके साथ ही साथ मैंने बैंक का प्रूफ और मैंने उसका जो बैंक का स्टेटमेंट था वो भी ले लिया है।
तो ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे, प्लस मैंने भी आपको वहाँ पे दिखाया कि आपको स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी अपने साथ रखना होता है, उसकी भी एक कॉपी लगती है। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी हो गए। ठीक है, समझ गए आप लोग। और 3 डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे टॉपिक के हिसाब से, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, एक डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी में 2-3 चीज़ें आ जाती हैं, आपको बैंक का स्टेटमेंट और आपका बैंक का प्रूफ जो आपने पेमेंट किया हुआ है उसका प्रूफ इसमें लगता है। प्लस मैंने एक चीज़ आपको और दिखाई कि स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, वो आपको अपने साथ रखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग एक ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, मैं आपको इस लिंक पे लेके जाऊंगा travel.azigo.com। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है ट्रैवल इंश्योरेंस। मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक बार PDF पे। ये देखिए ये वेबसाइट खुलेगी travel.azigo.com। ये VFS के साथ इनका टाइप है, यानी कि VFS जो जिस पे आप अपना वीज़ा वगैरह का अपॉइंटमेंट लेते हो, उनसे आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको जब भी वहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप जब क्लिक करोगे वो वेबसाइट आपको यहाँ पे ही लेके आएगी, ये ही डेस्टिनेशन है। तो यानी कि असीगो पे आपको जाके अपना इंश्योरेंस बुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने ट्रैवलर हैं, सपोज करिए 2, 3, 4 जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन डालनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी है, एज कितनी है वो सब डालनी है, कब ट्रैवल कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको जब आप इसमें कंटिन्यू करोगे आगे तो आपको यहाँ पे 3-4 कुछ कंपनीज़ हैं, उनके ट्रैवल इंश्योरेंस के सबके आपको प्रीमियम्स वगैरह दिखाएगा कि कितना कितना रेट है सबका। तो आप अपने स्टे के हिसाब से ये इंश्योरेंस ले सकते हो, और ले सकते हो मतलब ये मैंडेटरी है ट्रैवल इंश्योरेंस लेना जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो टू बेल्जियम। ओके, तो हमेशा इस चीज़ का याद रखिएगा कि आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी। बहुत आई थिंक 600 या 700 से कुछ स्टार्ट होता है। तो सपोज आप इनिशियल डेज में 1-3 वीक्स के लिए ले सकते हो, तो आई थिंक इट्स अराउंड मतलब 2000 या 1800 रुपये के आसपास पड़ेगा। तो आप ये इंश्योरेंस ज़रूर ले लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा, ये मैंडेटरी है। ठीक है, फिर से आप PDF की तरफ चलते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई, ये डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब एक आता है फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग। तो अब देखिए आपको इसमें इस केस में यानी कि जब आप वीज़ा फाइल करने जा रहे हो, आप सपोज करिए वीज़ा आपने फाइल किया और आपके पास कोई अगर आपका डिपेंडेंट यहाँ पे जो भी मतलब आप जिनके बेसिस पे जा रहे हो अगर वो यहाँ पे रहते हैं तो अच्छी बात है, वो आपको यहाँ से अपना होम एड्रेस वगैरह भेज देंगे, या आप अपने किसी फ्रेंड के जा रहे हो तो उसका आप होम एड्रेस वगैरह ले सकते हो। वो एज अ बुकिंग इनको आप दिखा सकते हो कि वो यहाँ पे रहते हैं, वो अपना यहाँ का आपको रेंट कॉन्ट्रैक्ट भेज देंगे, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सपोज करिए आप वीज़ा आज फाइल करने जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि मैं ट्रैवल कब करने वाला हूँ या मुझे मेरा वीज़ा कब मिलेगा। सपोज करो आपको वीज़ा मिल रहा है 2 वीक्स में और आपने अपनी टिकट्स बुक कर रखी हैं 1 वीक के अंदर ही, तो फिर वो कोई सेंस नहीं है उसका। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में 2 चीज़ होती हैं। एक आता है डमी टिकट्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि आप यहाँ पे डमी टिकट्स बुक कर सकते हो। सो डमी टिकट्स के लिए आपको कुछ एजेंट भी मिल जाते हैं, मतलब जो अगर आप जैसे गूगल वगैरह पे सर्च करोगे आपको वहाँ पे एजेंट्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप सिंपली आप अगर ऐसे सर्च करोगे यहाँ पे गूगल में डमी टिकट्स फॉर वीज़ा, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए ये ऑप्शन है, या आप यहाँ पे कहीं पे भी जाके ये लोग 6-7 यूरो यानी कि इंडियन करेंसी में 500-600 रुपये कुछ लेते हैं और ये एक डमी टिकट जनरेट कर देते हैं। तो डमी टिकट जो है ये क्या होता है, ये एक तरह का डमी टिकट होता है, मतलब वो वैलिड नहीं होती, उसमें सिर्फ एक वैलिड PNR होता है। उस PNR के बेसिस पे जो आपकी एम्बेसी है वो अगर चेक करेगी कि तो उसको ये पता चल जाता है कि हाँ ये वैलिड टिकट है एंड दिस पर्सन इज़ ट्रैवलिंग टू बेल्जियम। ठीक है, तो डमी टिकट सिर्फ आपको इसलिए प्रोवाइड कराना होता है कि अगर आप श्योर नहीं हो कि मुझे ये रूल, मैं आपको अगर ऑब्वियसली बताऊं तो रूल सच में थोड़ा सा वियर्ड है कि मतलब अगर आप आज वीज़ा अपना फाइल कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है आप जाने वाले कब हो, क्योंकि आपको अभी यही नहीं पता आपका वीज़ा कब मिलेगा, तो इसका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। बट ये बेल्जियम का यहाँ का रूल है, तो थोड़ा सा वियर्ड रूल है बट करना पड़ता है। तो उसमें आपको डमी टिकट लेना होगा, और डमी टिकट में अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, तो आप अगेन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जा सकते हो, आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो हम आपको कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे अगर आपको लगता है। हमारा एज सच किसी से कोई टाई अप नहीं है, लेकिन अगर आपको लगेगा तो हम आपके सिटी के अकॉर्डिंग हम भी गूगल ही सर्च करेंगे, गूगल सर्च करके आपको जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ से डमी टिकट्स बुक कर सकते हो। अब डमी टिकट्स हो गए, अब देखिए आ गया होटल बुकिंग। तो होटल बुकिंग के केस में मैं आपको सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप अगर इंडिया से बेल्जियम ट्रैवल कर रहे हो तो एक वेबसाइट है मेक माई ट्रिप, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें कहीं कहीं बहुत जगह कॉन्सेप्ट आता है बुक नाउ पे लेटर,
या फिर बुक एट ₹1, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने एडवांस की एक होटल बुकिंग करके रख दी थी। मतलब सपोज करिए आप 2 महीने बाद की, और मैंने उसको बुक नाउ पे लेटर वाला कॉन्सेप्ट उसमें चूज़ किया था, ऑप्शन चूज़ किया था, और जिसमें मुझे सिर्फ ₹1 पे करना पड़ा था, और बाकी कुछ उन्होंने टाइम पीरियड दिया था कि इस पीरियड तक आप अगर टिकट मतलब पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपकी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो उसमें देखिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सपोज करिए आप कल वीज़ा के लिए फाइल करने जा रहे हो अपनी एप्लीकेशन, आप आज रात को या 2 दिन पहले एक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद का या 1 मंथ के बाद का आप एक होटल बुक कर सकते हो, बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन चूज करके, या ₹1 पे करके, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करके आप हमसे ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। तो वहाँ से आपको एक होटल बुकिंग होगा और उस होटल बुकिंग की प्रॉपर एक रिसिप्ट आ जाएगी, इनवॉइस आ जाएगी, आपको उस इनवॉइस का प्रिंट लेके जाना होता है। तो एक होटल इनवॉइस का प्रिंट और एक फ़्लाइट टिकट, वो जो डमी टिकट्स है मैंने उसकी बात करी है, आपको उसका प्रिंट लेके जाना होता है। अब अगर आपकी कंपनी आपको ये सब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो ये वो लोग करते हैं। अगर इन केस आप खुद से कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें खुद से करनी होती हैं। और अगर आप कंफर्म हो कि हाँ मैं 2 मंथ्स के बाद ट्रैवल करने वाला हूँ और मैं कंफर्म हूँ कि मेरा वीज़ा एटलीस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है, तो आप मान के चलिए आपका वीज़ा विदिन 1 वीक और विदिन 2 वीक के अंदर 100% आपको रिसीव हो जाएगा। बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमेशा डमी टिकट्स के साथ जा सकते हो, ताकि आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए टिकट्स में। तो और अगर आप कंफर्म हो तो हाँ, आप डेफिनेटली आप रियल फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हो और उसका प्रिंट लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है, कहीं भी डाउट है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप में जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा है। इसके बाद आ जाता है, अब आपके सपोज करिए मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म रेडी है, डॉक्यूमेंट आपने पोस्टाइल करा लिए हैं, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे कर दी है, रेडिवेंस फ़ी पे कर दिया और उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, प्लस बैंक का स्टेटमेंट ले लिया है, प्लस आपने स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 4th नंबर, ये है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया है। फिर आता है आपकी फ़्लाइट टिकट्स, आपने डमी फ्लाइट टिकट्स या रियल जो भी आपके लिए सूटेबल है केस, आपने वो उसका प्रिंट ले लिया है। होटल बुकिंग, आपने होटल बुकिंग्स वगैरह करा ली हैं, आपने उसका प्रिंट ले लिया है। इन केस अगर आप अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर के ट्रैवल कर रहे हो तो आप उनसे रेंटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मंगा सकते हो, आप वो एज अ प्रिंट ले जा सकते हो। तो उनके उस केस में आपको यहाँ पे होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये डिपेंड करता है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी फ्रेंड्स का भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं वीज़ा फ़ी कितनी लगती है। ठीक है, तो चलिए वीज़ा फ़ी बता देते हैं आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप लोग एक चीज़ ये देख लीजिए, आपको एक वेबसाइट है vfsglobal.com, आपको वेबसाइट ओपन करनी है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधे vfsglobal.com वेबसाइट ओपन करिएगा, अपनी कंट्री सेलेक्ट करिएगा, आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है। तो आप इंडिया से बेल्जियम ट्रैवल करने वाले हो, आपने इंडिया सेलेक्ट किया, डेस्टिनेशन में आपने बेल्जियम सेलेक्ट किया, टेक मी टू द वेबसाइट, आपको अब ये सीधे डायरेक्ट जो बेल्जियम वीज़ा आप रेस करने जा रहे हो उसकी ही वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ वीज़ा, आप यहाँ पे क्लिक करिए स्टार्ट नाउ, और यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप गाइड है। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप, इस पर क्लिक करिए, व्यू मोर। सबसे पहले आपको वीज़ा टाइप सेलेक्ट करना है, वीज़ा टाइप है आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा डी। ठीक है, अब यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन वही सब है जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इसमें वीज़ा फ़ी का ऑप्शन है, ये देखिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए फ़ीस है 15,120 रुपये और यूरो में है ये 180 यूरोज़। तो इतनी फ़ीस आपको पे करनी होती है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कि अगर आप इन सारे सेंटर्स में दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता, जालंधर, गुरुग्राम में आप ये फ़ीस पे कर रहे हो तो आपको ये सिर्फ कैश में देनी होती है, वो सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा अगर आप मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा, पुणे, त्रिवेंद्रम, पौंडुचेरी, आप यहाँ कहीं भी दे रहे हो तो दे एक्सेप्ट डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, डिमांड ड्राफ्ट और कैश ऑल्सो। सो यहाँ पे अगर आप इन सेंटर्स में हो आप ये सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, बट ऊपर के सेंटर्स में सिर्फ और सिर्फ कैश ही लिया जाता है, तो आपको यहाँ पे कैश लेके जाना होगा, ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये हो गई आपकी वीज़ा फ़ी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है और फाइंड नियरेस्ट VFS सेंटर सर्च करना है।
तो फिर से हम लोग उसी वेबसाइट पे चलते हैं। अब आप अगर यहाँ पे जाओगे इसी वेबसाइट में, ठीक है, यहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे आपको जो फ़ोटो लगेगी वीज़ा में उसका स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हो, इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। आप यहाँ पे इवन आप स्टूडियो जाओगे, आप स्टूडियो वालों को अगर बोल सकते हो कि मुझे यूरोप के लिए वीज़ा चाहिए, बेल्जियम के लिए वीज़ा चाहिए, ऑटोमेटिकली ये वीज़ा सबका सेम होता है जो उसमें फ़ोटो खींचती है, बेसिकली यूरोपियन वीज़ा के लिए या शेंजन वीज़ा जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको ये जो स्टूडियो वाला है वो ऑटोमेटिकली आपके उसी साइज़ की फ़ोटो खींच देगा, बट स्पेसिफिकेशन सारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप सब चेक कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए आपको ये बुक एन अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटमेंट बुक करना है और नियरेस्ट वीएफएस सेंटर फाइंड करना है। तो ये जब आप इस पे जाओगे लिंक पे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक वो आपको ले जाएगा। मेरे पास सब बुक मार्क बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक एन अपॉइंटमेंट, मैं इस पर जाऊँगा, ये लिंक ओपन होगा वहाँ पर। जब आप उस PDF में लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अटेंड अ सेंटर, ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं, इनकी ये टाइमिंग्स दी हुई है ऑफिशियली, ये कब से कब तक खुलते हैं। देखिए जैसे गुरुग्राम में टेम्परेरी क्लोज्ड है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेक कर लीजिएगा आपको कहाँ जाना है। मुंबई का देख सकते हैं आप, पुणे का देख सकते हैं, न्यू दिल्ली का देख सकते हैं, बेंगलोर का देख सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ये है देखिए बुक एन अपॉइंटमेंट, आप यहाँ पे जाओगे, आपको बुक नाउ पे क्लिक करना है और हम इसको अभी लॉगिन करेंगे अपने क्रेडेंशियल से। स्पेलिंग मिस्टेक, और ये लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉगिन होने के बाद देखिए आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेंटर, मान लीजिए सपोज़ आप बेंगलोर में फ़ाइल कर रहे हो, ये डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आपका ये सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सब कैटेगरी हैं, ये सब कैटेगरी देख लीजिए, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप अपने लिए रेस कर रहे हो तो आपको इस केस में वर्क परमिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और ये देखिए अर्लियर स्लॉट इसका अवेलेबल है 27 अप्रैल को। और अगर आप यहाँ पे जाओगे स्पाउस रीयूनियन में, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, इसका भी स्लॉट अवेलेबल है 27 अप्रैल को। सो इन केस ऑफ योर स्पाउस आपको ये सेलेक्ट करना है, और इन केस ऑफ योर खुद के लिए जिसके पास वर्क परमिट यानी कि जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके पास NX 46 है, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको ये ऑप्शन आगे पूरा फिल करना है। और यहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, और फीस आपको वहीं VFS के सेंटर में जानी होती है। तो अब देखिए जब आपने ये सारी चीज़ें फिल कर ली हैं, फिर से बता दे रहा हूँ, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, और रेडेवेंस फ़ी के साथ आपने बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का स्क्रीनशॉट, और आपने इसके अलावा एक आपको स्पाउस का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके रेडी हो चुके हैं, अब आपको VFS सेंटर में आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है, जो अभी हमने आपको दिखाया। और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको वहाँ पे जाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी होती है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप वहाँ पे जाओगे तो देखिए VFS में एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन होता है आपका, मैं एक बार फिर से लिंक ओपन करता हूँ। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया कंट्री इंडिया, तो एक ऑप्शन आता है प्रीमियम सर्विसेज का। तो प्रीमियम सर्विसेज देखिए उसमें कुछ 2000 रुपीज़ ये लोग चार्जेस होते हैं, और उसमें आपको ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होगे प्रीमियम सर्विसेज। तो प्रीमियम सर्विसेज में है कि आप क्या यहाँ पे एक डेडिकेटेड रिसोर्स असाइन कर देते हैं VFS वाले, वो यानी कि आपको सपोज जीरोक्स कॉपी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको कहीं वीज़ा फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर नहीं फिल कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये प्रीमियम सर्विसेज लेनी होती हैं, और इसके 2000 रुपीज़ चार्जेस हैं। बट अगर आप इनफ कैपेबल हो सारी चीज़ें खुद करने के लिए, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े सेंटर्स हैं, मतलब मैंने मुंबई में फिल किया था, वहाँ पे सेंटर पूरा खाली रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हो अगर आप वीकडेज़ में जाते हो। तो जो भी इनकी टाइमिंग्स है, मतलब मोस्टली संडे बंद रहता है, और उसके अलावा जो भी टाइमिंग्स है आई थिंक मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है, उस बीच में आप जाके और अपना ये वीज़ा फाइल कर सकते हो। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जब आप ये फाइल कर दोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पे दे दोगे, और वो जो 15,000 समथिंग 120 कुछ फ़ीस थी वीज़ा फ़ी, वो आप उनको पे करोगे। उसके बाद आपको वहाँ पे जाना होता है एक बायोमेट्रिक के लिए, मतलब उसी सेंटर में। तो सबसे पहले आप VFS सेंटर में जाओगे, आपको एक टोकन लेना है, टोकन लेने के बाद आपको रिसेप्शन पे जाना है,
और उस रिसेप्शन पे जाने के बाद आई थिंक बेल्जियम का जो मुंबई में बेसिकली जो VFS सेंटर है वो 3rd या 5th फ्लोर से ऑपरेट होता है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। तो वहाँ पे आपको जाना है, टोकन लेना है, आपको रिसेप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको बता दिया जाएगा और सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर लोगे। उसके बाद आपको वहीं पे ही उसी काउंटर पे आपको 15,120 रुपीज़ फ़ी पे करनी है पर कैंडिडेट। अगर आपके साथ 3 लोग हैं तो आपको 3 लोगों की फ़ीस पे करनी है, 2 लोग हैं तो 2 लोगों की फ़ीस पे करनी है। जब वहाँ से आप वो फीस पे कर दोगे तब उसके बाद आपको वहीं पे ही बायोमेट्रिक के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ पे आपको अपने सारे फिंगर्स वगैरह, थंब वगैरह का बायोमेट्रिक देना होगा और बस बायोमेट्रिक देने के बाद आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा और आपको वापस आ जाना है। तो जब आपसे पासपोर्ट ले लिया जाएगा और आप वापस आ जाओगे, इसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, यानी कि जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं, आपने वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट कर दिया है और आप वापस आ गए हो। अब आपको विदिन 2-3 वीक्स, मतलब बहुत केसेस में 1 वीक में भी लोगों को मिला है, 2-3 वीक्स, और आपको ये वीज़ा कुरियर के थ्रू आपके घर पे रिसीव हो जाएगा। कुरियर का ऑप्शन वो आपसे वहाँ पे पूछेंगे जब आप VFS में एप्लीकेशन फाइल करोगे, वो आपसे पूछेंगे। अगर आप कुरियर ऑप्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे उनको शायद आई थिंक 30 रुपीज़ या 90 रुपीज़ कुछ चार्जेस हैं और वो आप चार्जेस पे करके आप अपने घर आ सकते हो। तो यानी कि आपका जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका जब वीज़ा रेडी हो जाएगा, आपको कुरियर के थ्रू VFS वाले आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। मैंने जो पार्ट 1 बनाया था वो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और वर्क परमिट NX-46 कैसे मिलता है उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके ऊपर स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 फिर से देख सकते हो। और उसके अलावा फिर बाकी जो वीज़ा का प्रोसेस है वो इस पार्ट 2 में मैंने पूरा कवर किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आप ये जो बॉक्स देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, इस बॉक्स के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए हैं, आपका वीज़ा जल्दी से जल्दी आपको रिसीव हो जाएगा कुरियर के थ्रू। वो भी आपको VFS वाले वहाँ से डिलीवर कर देंगे। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न है, किसी डॉक्यूमेंट्स में, किसी कोई भी फॉर्म फिल करने में, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो कि हमको इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, आपके नोन अननोन जो पर्सन्स हैं, मतलब मे बी सपोज़ आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, अगर वो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाइए, ताकि ये जो आपको 4 जगह ढूंढनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ एक जगह है, एकदम क्लियर है। सारे लिंक इसमें हैं, आपको उन लिंक पे जाना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं सारे प्रोसेस, और आपका वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी नया टॉपिक, नया आपको कुछ वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे नया वीडियो, उसके ऊपर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ नया वीडियो बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।